नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 1 बायोलॉजी की बात करेंगे। इसमें जीव विज्ञान का रहेगा एनसीईआरटी पैटर्न पर। और आज का यूनिट 6 का ऊतक आपका जो चैप्टर रहेगा, ऊतक टिश्यू का चैप्टर रहने वाला है। और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण बेसिक से लेकर हाई लेवल तक प्रश्नों के साथ करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी दे दिया गया है। सभी रिकॉर्डेड क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एमपीटेट वर्ग 1 चयन परीक्षा बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए हम ऊतक के चैप्टर से आज हम प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, ऊतक में पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे, इसके बाद फिर से संबंधित प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ऊतक का चैप्टर, तो ऊतक होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ऊतक कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह है जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह होता है जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। इसमें ऊतक में भी आपका प्रकार होते हैं। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है विभाज्योतक ऊतक क्या होता है। तो विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो पौधे के वर्धी भाग में पाया जाता है और ये लगातार विभाजन की दशा में रहता है और नई कोशिकाएं जिसमें उत्पन्न होती हैं। ये कहलाता है विभाज्योतक ऊतक की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले। देखिए, हमने आपको बताया कि विभाज्योतक ऊतक कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जो आपका विभाज्योतक ऊतक है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, जिसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, जिसे लिटरल मेरिस्टम कहते हैं। और तीसरा होता है अंतवस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है, इसे हम इंटरक्लेरी मेरिस्टम कहते हैं। तो विभाज्योतक जो ऊतक होता है 3 प्रकार का होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो एक विशेष कार्य करने वाले जो समान कोशिकाएं होती हैं उनको ही ऊतक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है जाइलम। देखिए दोस्तों, जाइलम क्या होता है? जाइलम एक संवहन ऊतक होता है जो जल का संवहन पौधे के शीर्ष भाग तक करता रहता है। फिर फ्लोएम की बारी आती है। फ्लोएम क्या है दोस्तों? तो फ्लोएम एक संवहन ऊतक होता है जो पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक यह पहुंचाता है। इसका फ्लोएम का कार्य होता है। अगला है कि ऊतक के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है। तो ऊतक के अध्ययन को ऊतन विज्ञान या हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि सिंपल सा प्रश्न है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 5। उपकला ऊतक और एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और जनन ऊतक। ठीक है। जंतु ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है पादप ऊतकों की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो आपके पादप ऊतक हैं इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है विभाज्योतकी और दूसरा है स्थायी। ठीक है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, एक परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। इसके बाद आता है कि उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ, उस ऊतक का नाम बताना जो हमारा शरीर है, जिस हमारे शरीर में गति के लिए जो आपका उत्तरदायी होता हो, वह कहलाता है पेशी ऊतक। यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशी ऊतक किसकी बना होता है? लंबी कोशिकाओं का बना होता है। और पेशी ऊतक वह है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, वह पेशी ऊतक होता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हमने बताया क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। अगला कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? जो वार्षिक वलयों होते हैं उनकी गिनती करके जो है किसी वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, एक्टिन क्या होता है?
एक्टिन वह पेशी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है। एक्टिन क्या है? पेशी कोशिकाओं में पाए जाने वाली एक प्रकार की क्या कहलाती है? एक प्रकार की आपकी प्रोटीन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों कि एडिपोज ऊतक क्या होते हैं। जी हाँ, एडिपोज जो ऊतक होते हैं ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं जो वसा का संचय करते हैं। प्रश्न आ गया कि कौन सा ऊतक जो है वसा का संचय करता है। तो जो एडिपोज ऊतक होता है वह वसा का संचय करता है। और किस प्रकार का ऊतक कहलाता है? ये एक संयोजी ऊतक कहलाता है। अगला है एरिओलर ऊतक क्या होता है। तो यह प्रकार का ये भी आपका संयोजी ऊतक होता है जिसमें मास्ट कोशिकाएं आधाती से अलग होती हैं और इसमें सफ़ेद तथा पीले तंतु पाए जाते हैं। किस ऊतक में सफ़ेद और पीले तंतु पाए जाते हैं? तो वह ऊतक है एरिओलर ऊतक की बात करते हैं। अगला है आर्किड के किस भाग में बिलामेन ऊतक पाया जाता है? बिलामेन ऊतक, जी हाँ दोस्तों। तो आर्किड के किस भाग में बिलामेन ऊतक पाया जाता है? मूलों में। आर्किड का जो मूल भाग होता है उसमें बिलामेन जो है ऊतक पाया जाता है। किस की सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? जी हाँ, किसकी सक्रियता के कारण जो है वलय की वृद्धि वलय बनती है? तो अंत रंभी एधा की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? सभी बताइए। तो हम बात करेंगे अंतरंभी एधा की बात करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जी हाँ दोस्तों, वह भारतीय कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने पादपों में जल की लंबी दूरी अधिगमन सिद्धांत का प्रस्तुत किया? वह दोस्तों जे.सी. बोस। याद रखिए, अगर वैज्ञानिक पूछा जाए कि पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तब आपका जवाब होना चाहिए जे.सी. बोस। एनसीईआरटी का पूरा यहाँ पे कलेक्ट है आपका। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। लेवल 11th क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है। दोस्तों, किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? जो कोई तना है मान लीजिए पेड़ का, उसका जो घेरा होता है उसको अगर बढ़ाना हो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? पार्श्वी विभज्योतक ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि किसी वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो उस वृक्ष की आयु कितनी होगी? आप सभी लोग जानते हैं, जब वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक अगर वलय मिल जाते हैं तो उस वृक्ष की आयु भी 50 वर्ष होगी। यानी जितने वार्षिक वलय मिलेंगे उतने उस वृक्ष की आयु होती है, ये जान लीजिए। कौन से ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो कैम्बियम जो ऊतक होता है ये द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न आ गया कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक होगा, तब आपका जवाब होना चाहिए कैम्बियम ऊतक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरेन काइमा क्या होता है? क्लोरेन काइमा महीन भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जिनमें हरित लवण पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो आपने समझ लिया कि क्लोरेन काइमा क्या है। इसके बाद है चलनी नलिकाएं क्या होती हैं? ना आटा वाली चलनी ना पानी वाली चलनी, ये चलनी नलिकाएं हैं दोस्तों। चलनी नलिकाएं सदृश केंद्रवहीन महीन भित्ति वाली जीवित कोशिका होती है। चालनी नलिका सदस्य क्या है? यह केंद्रविहीन महीन भित्ति और वाली जीवित कोशिका कहलाती। चालनी नलिकाओं की बात करेंगे, जीवित कोशिका। जलोद्भिद पौधे किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो वायु तक के कारण। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, आप जल में जो होते हैं पौधे, वो देखते होंगे जल में तैरते रहते हैं, उसका रीजन है वायु तक के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा, जलोद्भिद पौधे किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो वायु तक के कारण हम बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, आपने सुना होगा टेंडन।
टेंडन क्या होता है? यह ऐसी संयोजी ऊतक होती है जिसमें लोच नहीं होता और यह पेशी को अस्थि से जोड़ता है। लोच मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, ढीला। इसमें यह टेंडन एक ऐसी संयोजी ऊतक है, इसमें लोच नहीं होता है और यह पेशी को अस्थि से जोड़ता भी है। प्रश्न आ गया कौन सा ऊतक पेशी को अस्थि से जोड़ता है? तो वह ऊतक है टेंडन, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? जी हाँ, नारियल का जो रेशा है किस ऊतक का बना होता है? तो वह दोस्तों है स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की बात करते हैं। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। और आप सभी जुड़े हैं शिक्षा बढ़ती के नंबर 1 टीटी फैमिली से, जहां पर राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है, टीटी फैमिली की बात की जाती है, जहां 2500 से अधिक फ्री ऑफ क्लासेज रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। ये परिवार आपके 1,31,000 की फैमिली है, आपका अपना टीटी फैमिली है। और अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि दोस्तों न्यूरोग्लिया क्या होता है? देखिए, ये तंत्रिका ऊतक की सहारा देने वाली कोशिका होती है। तंत्रिका ऊतक को सहारा देने वाली कोशिका कौन सी होती है? और वह कहलाती है न्यूरोग्लिया की बात करते हैं। अगला दोस्तों न्यूरोग्लिया के बाद न्यूरीलेमा क्या होता है? न्यूरीलेमा तंत्रिका ऊतक की एक कोमल झिल्ली है। प्रश्न आ गया तंत्रिका तंत्र की कोमल झिल्ली कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोमल झिल्ली कहलाती है न्यूरीलेमा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होते हैं। तो पार्श्व जो विभज्योतक होते हैं, जो हमने आपको बताया भी है डिटेल के साथ, तो पार्श्व विभज्योतक जो होते हैं मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो पार्श्व विभज्योतक होते हैं वे क्या करते हैं? मोटाई के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम ऊतक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पेड़ पौधे में जो आपका जाइलम ऊतक होता है वह मुख्य रूप से जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे जल वहन वाला ऑप्शन सही कर लेना। दोस्तों पेड़ पौधों में फ्लोएम ऊतक जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो पेड़ पौधे में, ठीक है, जाइलम फ्लोएम हमने दोनों के बारे में बताया था आपको। तो फ्लोएम ऊतक जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है वह आहार वहन के लिए होता है, यानी भोजन को आदान प्रदान की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिया गया प्ररोह। देखिए प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक की अगर बात करते हैं तो जड़ों तनों के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। जी हाँ, प्ररोह शीर्षस्थ जो विभज्योतक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जड़, तन और जो वृद्धि वाला भाग होता है, इन तीनों जगहों पर आपका प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक जो है पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्लोएम के संघटक कौन कौन से होते हैं? सभी लोग बताइए, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से होते हैं? चालिनी नलिका, सीव ट्यूब्स की बात करेंगे, सभी कोशिकाएं, फ्लोएम, परेंकाइमा और फ्लोएम रेशे, ये सारे फ्लोएम के संघटक होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला एक ऊतक है, किस प्रकार का ऊतक है? तो फ्लोएम पौधा जो पाए जाने वाला एक ऊतक कहलाता है वह हमारा कहलाता है संवहन ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला जो ऊतक होगा वह संवहन ऊतक की बात करते हैं। फ्लोएम मृदुतक क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा फ्लोएम मृदुतक। देखिए यह फ्लोएम में पाई जाने वाली महीन भित्ति वाली बेलनाकार कोशिका होती है। एग्जाम में आ गया कि फ्लोएम में पाई जाने वाली महीन भित्ति वाली बेलनाकार कोशिका को क्या बोला जाता है? तो फ्लोएम मृदुतक कहा जाता है। अगला है कि मैक्रोफेग क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों एरिओलर ऊतक की कोशिका होती है। मैक्रोफेग क्या होता है? एरिओलर ऊतक की कोशिका होती है जो सूक्ष्म जीवों तथा बाह्य कणों को क्या करती है? कोणों को नष्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, एरिओलर ऊतक की कोशिका है मैक्रोफेग, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बाह्य कोणों को क्या करती है? नष्ट करती है। प्रश्न आ गया कि सूक्ष्म जीवों तथा बाह्य कोणों को नष्ट करती है कौन सी ऊतक? कौन सी कोशिका? कौन से ऊतक की कोशिका? तो एरिओलर ऊतक की मैक्रोफेग कोशिका की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है लिगामेंट क्या है, आपने पढ़ा होगा लिगामेंट। देखिए लिगामेंट जो होता है यह संयोजी ऊतक का एक बंध होता है जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है, यह संयोजी ऊतक का एक बंध होता है। कितने बंध होते हैं, एक बंध होता है, और ये दो अस्थियों को क्या करता है, अस्थियों को हड्डियों को आपस में जोड़ता है। अगला कि वल्कुल क्या होता है, वल्कुट। देखिए वल्कुट जो होता है यह जड़ तथा तने में मृदूतक कोशिका का प्राथमिक ऊतक होता है। प्रश्न आ गया कि जड़ और तने में मृदूतक कोशिका का प्राथमिक ऊतक कौन सा होता है, वह होता है वल्कुट। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक मूल वाला कारक किससे प्राप्त होता है। तो वाणिज्यिक मूल वाला जो कारक होता है वह केकर सुवेर से प्राप्त होता है। नोट कर लीजिएगा। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है। तो वायुतक जो होता है हाइड्रोफाइटस के जो पौधे होते हैं उनमें जो है आपका वायुतक पाया जाता है। हाइड्रोफाइटस पौधे, जिसे हम कहते हैं जलोद्भिद, ठीक है, तो इनमें क्या है आपका वायुतक पाया जाता है। ठीक है, जलोद्भिद पौधे किसके द्वारा तैरते हैं, तो वायुतक के द्वारा ही तैरते हैं, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, वाहिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, ये मृत सक्रिय नली के समान रचनाएं होती। प्रश्न आ गया कि मृत सक्रिय नली के समान रचनाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं, ये वाहिकाएं कहलाती हैं। बिलोमेन की आवश्यकता क्यों होती है, तो बिलोमेन की आवश्यकता नमी के अवशोषण के लिए आवश्यकता होती। बिलोमेन की आवश्यकता होती किसके लिए, नमी के अवशोषण के लिए। या नमी के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती, बिलोमेन की आवश्यकता होती। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, कार्क के बाहर परत बन जाते हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं शाखाओं से पत्तियां तो झड़ती हैं, लेकिन कार्क के बाहर परत बन जाती है, उस परत को बिलगन परत कहते हैं। शाखाओं से पत्तियां जब झड़ती हैं तो कार्क के बाहर जो है एक बिलगन परत जो है बन जाने से, किसके कारण जो है पत्ते झड़ते हैं, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उसका कारण है बिलगन परत के कारण शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक का उत्तरदायी होता है, कौन उत्तरदायी होता है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, हमने बताया भी था। अगर लंबाई में वृद्धि की बात की जाती है तो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी की बात की जाती है। अगला, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वल्ल नहीं होते क्योंकि। आमतौर पर वृक्षों में वार्षिक वलय होते हैं, उनकी आयु ज्ञात की जाती है, लेकिन समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उन पर वार्षिक वलय नहीं होते हैं। इसका रीजन है स्पष्ट जलवायु विभिन्नता के कारण। स्पष्ट जलवायु विभिन्नता के कारण जो है यहाँ पे वार्षिक वलय इनमें नहीं होते। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, परेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। जी हाँ, सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए। साथी कोशिकाएं क्या होती हैं, साथी यानी फ्रेंड्स की बात करेंगे तो ये महीन भित्ति वाली कोशिकाएं चालिनी नलिकाओं से जुड़ी होती। तो चालिनी नलिकाओं के बारे में हमने एक प्रश्न किया था, उस टॉपिक पे चर्चा किया था। तो साथी कोशिकाएं जो होती है, महीन भित्ति वाली जो कोशिकाएं चालिनी होती हैं उन नलिकाओं से यह जुड़ी होती हैं, यानी चालिनी की फ्रेंड कहला गई साथी कोशिकाएं। सार्कोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, ये सार्कोप्लाज्म क्या होती है, तो यह पेशी कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य कहलाता है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, पेशी कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य, या पेशी कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य क्या होगा, सार्कोप्लाज्म होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्कोप्लाज्म के बाद सार्कोमेयर क्या होता है। देखिए सार्कोमेयर जो होता है यह पेशी ऊतक की संकुलन इकाई कहलाती है। सार्कोमेयर क्या कहलाता है, पेशी ऊतक की संकुलन इकाई कहलाती है। और सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा पेशी कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है।
पेशी कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। और ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है? ऑक्सीजन आपकी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। तो हम ऊतक से संबंधित यहाँ पे 50 प्रश्न हमने डिटेल के साथ किया। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डेली हमारी क्लास 11:30 तो होती है और रिकॉर्डेड क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी। 11:30 टू 12 PM क्लास रहती है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% सरोपरी है, शुरमान है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।